बहुत समय पहले की बात है। धर्मगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। देवपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। सुनीता, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। जी घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह सुनीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साध बाबा को बैठे देखा और वे बहुत शांत लग रहे थे। सुनीता उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताईं। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा पास बंधे एक गधे की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, यह गधा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने गधे को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये गधा कहाँ से लाई हो सुनीता? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर गधा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। सोहन को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गया, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और गद्दे पर लाद कर बाजार पहुंचा। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। सुनीता और सोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। गद्दे की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था, बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे-धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। गांव का लालची साहूकार राम प्रसाद यह सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर सोहन जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। यह सोहन दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। यह हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका गधा। बिल्कुल, अगर उसका गधा ही ना रहे तो वह लकड़ी ढो ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका गधा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब सोहन और सुनीता गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें गधे को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय में दोनों नौकर धीरे-धीरे सोहन के आंगन में घुसे। गधा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, गधे को चुपचाप खोलना कहीं। यह आवाज करके सोहन और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ हाँ, ठीक है।
अब वे धीरे धीरे गड्ढे को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन सुनीता नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। सोहन उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सुनीता? इतनी रात को कौन आएगा? जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि 2 लोग उनके आंगन में हैं और गड्ढे को ले जा रहे हैं। वह दोनों नौकर को सुनीता की जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग गड्ढे को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। दोनों चोरों की शिकायत मुझे मुखिया जी से करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो सुनीता, मगर तुम्हें क्या लगता है वे दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वह साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोर के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता और सुनीता से कहता है, सुनीता, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के प्रति कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और सुनीता सोहन दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने गड्ढे का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वह लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर गड्ढे के पास ही सोते। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। सुनीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे गधा के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है सुनीता, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सोहन गधा के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में एक ठग खड़ा था। उसकी नजर सोहन के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह सोहन के पास पहुंचकर बोलता है, ये लकड़ी वाले सारे लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 3 चांदी के सिक्के। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें क्या मुझे तराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने गधे को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। सिक्का लेने के बाद सोहन गधा को लेकर वंशी राम के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। सोचते हुए सोहन वंशी राम के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद वंशी राम सोहन और गधा को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर सोहन ने जैसे ही गधा से लकड़ियां उतारने की कोशिश की। ओ कमबख्त लकड़हारा, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो गधा से लकड़ियां उतार रहा था ताकि गधा को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना गद्दा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उस हालत में बेचेगा? उसकी की बात सुनकर सोहन के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। सोहन बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठग ने उसकी एक कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इसकी चालाकी पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोड़ी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। राम लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो बंसी का प्रिय मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए सारा दोष उसी का है। अब गधे पर उसका कोई हक नहीं। यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा सोहन अपने जले नसीब पर दुखी होता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुनीता, हमारे तो भाग्य ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा गद्द भी हाथ से निकल गया। सोहन ने सारी बातें सुनीता को सुनाई। सारी बातें सुनकर सुनीता ने अपने पति सोहन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण सोहन चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर सुनीता बोली, लाओ वो 2 चांदी के सिक्के जो तुम्हें ठग ने कल दिए थे, मैं आज फिर से एक गधा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बचूंगी। सुनीता सोहन से 2 चांदी के सिक्के लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। तो तभी उसे रास्ते में साहूकार मिलता है और कहता है, अरे सुनीता, तुम्हारी तो लकड़ी बेचकर अच्छी कमाई हो रही है, फिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा दे रही हो? सुनीता साहूकार को सारी घटना बता देती है कि कैसे उसके पति से गद्द को ठगा गया। साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर सुनीता से कहता है, अरे सुनीता, तुम चिंता मत करो, तुम पैसे बाद में दे देना। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारे ब्याज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर मैं अगली माह से ब्याज को दुगना करने वाला हूँ। यह बात सुनकर सुनीता को बहुत चिंता हो जाता है और वे मन ही मन सोच लेती हैं, साहूकार के पैसे मुझे जल्दी वापस करने होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा ब्याज में कैसे भर पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है। यह सोचते सोचते वहां से चली जाती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है सुनीता, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। सुनीता गधे को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान ठग मिल गया तो मैं उसे छठी की दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती लकड़ियां ले लो। उस रोज भी वह ठग किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सुनीता की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक गधा मिला था और आज भी मुझे फिर से गधा मिल जाएगा। यह सब सोचकर ठग सुनीता के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियां का? चांदी के 3 सिक्के मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर है तो बोलिए। ये औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। बंसीराम सोच ही रहा था कि तभी सुनीता बोल पड़ी, क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 3 सिक्के में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? ठग बंसीराम की बात सुनकर सुनीता चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी, अच्छा तो यह वही बेईमान ठग है। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह पैसे होंगे। सुनीता की बात सुनकर बंसीराम चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने गधे के साथ मेरे पीछे पीछे चल। सुनीता भी अपने गधा को बंसीराम के पीछे पीछे लेकर चलने लगी।
बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते सुनीता बंसीराम के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? कहाँ था लकड़ियां? जिस हालत में है उसी हालत में चाहिए। मतलब गधे समेत मैंने लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो, इसको अब खंभे से बांध दो। ओ, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और सुनीता ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं, उस हालत में खरीदी। लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। इसीलिए इस समय वह आपके हाथ में है। इसलिए सिक्के के साथ साथ अपना एक हाथ मुझे दीजिए। शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। सुनीता के बात सुनकर ठग बंसीराम के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलवाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे मेरे पहले बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सुनीता और बंसीराम का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और सुनीता ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे पैसों के साथ साथ इसका हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलनी चाहिए। बंसीराम, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारा से उसका गद्दा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इसी औरत को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही बंसीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सुनीता और बंसीराम इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो बंसीराम का घनिष्ठ मित्र था, और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं, तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि सुनीता बोल पड़ी, मुंह गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवा दीजिए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह बंसीराम ही है, और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी बंसीराम दे रहा है, उसे अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदा, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने सुनीता को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं, मैं इसकी यह शर्त करने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें। इसका एक हाथ काट कर दिलवाए घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ न कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन बंसीराम से कहना पड़ा, बंसीराम, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर देना या फिर 50 सोने के सिक्के, ये हमारा फैसला है। मजबूरन बंसीराम को सुनीता को 50 सोने के सिक्के और साथ में गधा भी देना पड़ता है।
और फिर खुशी खुशी सुनीता घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति सोहन को बताती है। फिर सुनीता और सोहन साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं।